पैराबोला पर नॉर्मल की इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हम लोगों ने देखी हैं। उनमें से एक फॉर्म के बारे में अभी इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों। हमें कोई पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इस पैराबोला पर हमें कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं am स्क्वायर माइनस 2am। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के पॉइंट am स्क्वायर माइनस 2am पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या है बच्चों, ये। अब यदि ये नॉर्मल किसी पॉइंट hk से पास होता हो बच्चों, यदि ये नॉर्मल किसी पॉइंट hk से पास होता हो, या यूँ कहा जाए कि पॉइंट इस नॉर्मल पे लाई करता हो, भाई हो सकता है कि वो पॉइंट पैराबोला के इनसाइड हो सकता है कि वो पॉइंट पैराबोला के आउटसाइड हो। पर मुद्दे की बात यह है कि यदि ये नॉर्मल पॉइंट HK से पास होता हो तो अवश्यंभावी रूप से बच्चों ये इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सेटिस्फाई कराते हैं साहब, हमें क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। और ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है, इस इक्वेशन को बच्चों में लिख सकता हूँ a इंटू एम स्क्वायर प्लस 2a इंटू एम माइनस m इंटू h प्लस k इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है बच्चों, आप माइनस वाले टर्म को LHS पे ले आएंगे, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और प्लस k तो यहाँ ऑलरेडी था। सो दैट बच्चों आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं साहब a इंटू एम क्यूब प्लस 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस k इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू सी, आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज एक्चुअली अ क्यूबिक इक्वेशन इन m। ये आपके पास में बच्चों m में एक घनात्मक समीकरण आई है, m में एक क्यूबिक इक्वेशन आई है। m में एक क्यूबिक इक्वेशन आई है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इससे m की आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। You will get 3 values of m, और m क्या है बच्चों, m है स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको यहां से क्यूबिक इक्वेशन इन m है, क्यूबिक इक्वेशन m की है बच्चों, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि I will get 3 values of m। मुझे बच्चों m की 3 वैल्यूज मिलेंगी, और अगर 3 वैल्यूज मिलेंगी इसका मतलब मुझे 3 स्लोप्स मिलेंगे। मुझे इससे 3 स्लोप्स मिलेंगे, मतलब ये हो गया साहब कि मुझे इससे मैं कह सकता हूं कि मुझे 3 नॉर्मल्स मिलेंगे। भाई स्लोप है लाइन का, लाइन कौन सी, जो कि नॉर्मल है। आप देखें बच्चों, भाई आपने किसी पॉइंट am स्क्वायर माइनस 2am पर इररिलेवेंट m की वैल्यू क्या है, भाड़ में जाए। एक बात कंफर्म है कि ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है। इस पॉइंट पर मैं यदि नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा तो ये कंडीशन ये कि यदि ये नॉर्मल पॉइंट HK से पास हो रहा है, कंडीशन ये कि यदि ये पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन को नॉर्मल पर लाई कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा, फिर मैंने ऐसा लिखा, फाइनली आई सी दैट दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन m, सो दैट आई विल हैव 3 वैल्यूज ऑफ m। मुझे m की 3 वैल्यूज मिलेंगी। m मतलब स्लोप, किसका स्लोप, नॉर्मल का। मुझे 3 स्लोप्स मिलेंगे, मतलब मुझे 3 नॉर्मल्स मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि बच्चों मैं इस पॉइंट से, भाई आपने ये पॉइंट सेटिस्फाई कराया है ना, कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट से मैं इस पैराबोला पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूं। मैं इस पॉइंट से पैराबोला पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूं, 3, क्योंकि मुझे m की यहां पर 3 वैल्यूज मिलेंगी। भाई कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं। भाई अगर डिग्री 3 है तो रूट्स 3 होंगे, डिग्री 4 है तो रूट्स 4 होंगे। मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो उन 3 रूट्स में से कोई 2 रूट्स सेम भी आ जाएं। मैं आपको अलग अलग केसेस बना के बताता हूं, आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिए आप किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये देखिए, आपने यहां पर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करे। भाई आप इस पॉइंट से अनडाउटेडली पैराबोला पर इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास में पैराबोला है और ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स थ्रू दैट पॉइंट ऑन द पैराबोला। पॉइंट से आप बच्चों पैराबोला पर इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। पर बात ये नहीं है ना कि ये जो कॉर्ड्स आएंगी ये सारी उसके परपेंडिकुलर ही आएंगी, नॉर्मली आएंगी, ये तो नहीं है। बात यह नहीं है कि आपको किसी पॉइंट से पैराबोला पर कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है, बात यह है कि आपको किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल्स ड्रॉ करने हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
इस पॉइंट से मैं पैराबोला पर अधिकतम कितने अभिलंब खींच सकता हूं। तो मैं कितने अभिलंब खींच सकता हूं, जैसे मान लीजिए एक ये नॉर्मल आया बच्चों, नॉर्मल जो उसके परपेंडिकुलर हो, एक ये, दो ये और तीन ये, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं मैक्सिमम क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन विल हैव मैक्सिमम 3 रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे भाई। हो सकता है कि वो 3 रूट जो हैं वो तीनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं भाई, वो 3 रूट्स हो रियल और डिस्टिंक्ट है, 3 रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट, तीनों अलग अलग है। ये भी हो सकता है कि आपको जो 3 रूट्स मिले, आपको जो 3 रूट्स मिले वो कैसे मिले भाई, रूट्स तो 3 मिलेंगे कन्फर्म है, हो सकता है कि उन 3 में से एक ही रूट रियल हो, उनमें से एक रियल रूट हो, सिर्फ एक रियल रूट हो, और रेस्ट 2 जो है वो इमेजिनरी हो, रेस्ट 2 जो हो वो कैसे हो बच्चों, इमेजिनरी। भाई आपको 3 रूट्स मिलेंगे, ये तो मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं। अब हो सकता है कि वो 3 रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो सकता है कि उनमें से एक रूट रियल हो और बाकी 2 इमेजिनरी हो, एक रूट रियल हो और बाकी 2 इमेजिनरी हो। भाई आपके पास में यहाँ पर एक तो नॉर्मल आया, अब कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी कि आप इस पॉइंट से कितनी भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर लो, वो कभी भी पैराबोला पर नॉर्मल नहीं होगी एक्सेप्ट 1, इसको छोड़ के बाकी कोई भी आपके पास में इसमें नॉर्मल बिल ही नहीं रही। ये कंडीशन पॉसिबल है भाई। ये भी हो सकता है, चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि मैं मिटाऊंगा बच्चों, इसे मिटाऊंगा, इसीलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए भैया, ये भी स्थिति संभव है कि आपको जो 3 नॉर्मल्स मिले, भाई आपको 3 नॉर्मल्स मिलने ये कंफर्म है। हो सकता है कि वो 3 नॉर्मल में से 2 नॉर्मल तो ऐसे हो कि वो कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो, एक के ऊपर एक हो, और तीसरा जो नॉर्मल है वो ऐसा हो, ये लीजिए कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ 2 नॉर्मल्स आपको एक जैसे मिल गए और तीसरा नॉर्मल जो है वो कुछ अलग निकल गया। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि इसके 3 रूट्स मिलेंगे, भाई 3 रूट्स तीनों रियल और डिस्टिंक्ट हैं, एक रियल और 2 इमेजिनरी हैं। हो सकता है कि उन 3 रूट्स में से कोई 2 रूट सेम हो और एक तीसरा रूट, ऐसी स्थिति भी मिल सकती है। यू कैन हैव कि 2 रूट एक जैसे मिल गए और तीसरा रूट अलग मिल गया, तो ये भी स्थिति संभव है कि 2 तो जो है वो इक्वल रूट्स हों, 2 इक्वल रूट्स मिले आपको। इस केस में 2 रूट्स तो बच्चों इक्वल मिले और तीसरा जो है वो अलग मिल जाए, थर्ड रूट जो है वो डिफरेंट मिल जाए, थर्ड रूट जो है वो कैसा मिल जाए बच्चों, और डिफरेंट मिल जाए। भाई ये भी स्थिति संभव है, ये भी स्थिति संभव है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो 3 रूट्स मिले, 3 रूट्स मिले वो तीनों ही एक जैसे मिल जाए, ऑल 3 आर इक्वल। भाई ये स्थिति अलग है, इसमें क्या है, एक रूट रियल है और बाकी 2 इमेजिनरी हैं, एक रूट रियल है और बाकी 2 इमेजिनरी हैं। यहां पर आपको 3 रूट्स तो मिल रहे हैं, यहां पर 3 रूट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन तीनों ही कैसे मिल रहे हैं बच्चों, इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, तीनों ही इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। तीनों इक्वल रूट्स मिल रहे हैं वो तब पॉसिबल होगा जब ये एक होल क्यूब बन जाए। अगर ये एक होल क्यूब बन जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये इक्वेशन है x-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m में बन रही है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि m-1 का होल क्यूब। सो यहाँ पर m की 3 वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन बात ये कि वो तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी। और ऐसा हो सकता है कि m में, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया m में आपके पास में कुछ ऐसे इक्वेशन बन जाए, ये देखिए m में आपके पास में इस तरह की इक्वेशन बन जाए कि 2 रूट्स तो इक्वल आ जाएंगे। भाई इससे अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आया और -2 आया, तो 3 रूट्स तो आए, लेकिन 3 में से 2 रियल आ गए और एक इमेजिनरी हो गया। सॉरी 2 रूट्स इक्वल आ गए और तीसरा रूट उनसे अलग आ गया। भाई हो सकता है जैसे यहाँ पर कैसी पिक्चर बनेगी, जैसे कुछ यहाँ पर m-1 का होल क्यूब, एक जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या 2 रूट्स इक्वल है, मतलब m-1 का होल स्क्वायर इंटू m+2 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसी पिक्चर आ गई। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको 3 रूट्स मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन बन रही है m-1 इंटू m+2 इंटू m-√3, ऐसा कुछ मान लीजिए इक्वल्स टू 0। सो यू पीपल आर गेटिंग 3 रूट्स एंड ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट। अभी एक रियल रूट है, 2 इमेजिनरी है, एक रूट रियल है, तो ये लीजिए साहब m-1 इंटू आपको मिल गया m² प्लस m+2 इक्वल्स टू 0। सो ऑफकोर्स इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन m, ये m में क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन एक रूट रियल है और इसके रूट्स आप निकालेंगे तो इमेजिनरी आएंगे। मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन ड्रॉ ओनली 1 नॉर्मल, मैं सिर्फ एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ। इस केस में बच्चों मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ कर था, लेकिन 2 उनमें से एक जैसे थे, एक के ऊपर एक थे और तीसरा अलग था। कुछ ऐसी पिक्चर थी, वहाँ तीनों अलग थे, यहाँ तीनों 3 थे,
एक्चुअली वहां पर भी एक रूट है, यहां पर भी एक ही रूट है अगर देखा जाए कायदे से तो, क्योंकि नॉर्मल कुल मिलाकर एक ही आ रहा है, लेकिन बाई चांस ये देखे कि वो वहां पर तीनों रूट्स इक्वल आ रहे थे। ऐसी पिक्चर भी पॉसिबल है। अच्छा, ये पिक्चर कभी पॉसिबल नहीं है कि दो रियल रूट्स आ जाएं, दो रियल रूट्स आ जाएं बच्चों, दो रूट्स तो रियल हो और एक इमेजिनरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो रूट्स रियल हो और एक रूट इमेजिनरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल बच्चों? क्योंकि जब भी कभी आपके पास में कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है विथ रियल कोफिशिएंट्स, विथ रियल कोफिशिएंट्स, भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर सिर्फ इंटीग्रल पावर्स होंगी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होंगी, उसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है, ये आप जानते हैं बच्चों। अब अगर उसमें सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, सो वन थिंग इज सर्टेनली श्योर दैट इक्वेशन में अगर रूट्स इमेजिनरी आए तो वो हमेशा जोड़े से आएंगे, पेयर से आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इमेजिनरी आ जाए दूसरा नहीं आए, नहीं। अगर इस केस में क्या होगा, आपके पास में एक रूट मान लीजिए से ये आया, तो भाई अगर एक रूट क्या आया, अगर एक रूट इस तरह का आया p प्लस आई क्यू, तो दूसरा रूट श्योरली p माइनस आई क्यू होगा ही होगा, कंडीशनली ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल। और यहाँ पर कंफर्म बात है बच्चों की पैराबोला की इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में a रियल था, a रियल था, h जो है वो कार्टेशियन प्लेन में ही कहीं लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h के, तो h और k रियल है, मतलब ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल अल्टीमेटली। सो यू कैन नेवर इमेजिन अ केस इन विच यू पीपल आर हैविंग टू रियल रूट्स बट वन इज इमेजिनरी। इज दैट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। सो कुल मिलाकर मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, मैंने पहला बोला कि किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा, उस नॉर्मल की मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिली, मतलब मुझे m की 3 वैल्यूज मिलेंगी, मतलब मुझे 3 स्लोप मिलेंगे, मतलब मुझे 3 नॉर्मल मिलेंगे। फ्रॉम एनी पॉइंट आई कैन ड्रॉ मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स टू अ पैराबोला। बच्चों किसी भी बिंदु से मैं किसी भी परवलय पर अधिक से अधिक 3 अभिलंब खींच सकता हूं, अधिक से अधिक 3। अधिक से अधिक क्यों बोल रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं बच्चों, हो सकता है कि 3 मिले, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है वो 3 मिले लेकिन तीनों एक जैसे हों, इसीलिए। तो ये सारी स्थितियां बच्चों पॉसिबल हैं, ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा। पिक्चर डायग्राम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पकड़ बनती है मेरे ख्याल से वो थ्योरी से या एक्सप्रेशंस को देखकर वो पकड़ नहीं बन पाती। प्लीज कॉपी कर लीजिएगा इसको। चलिए मैं अब आगे बात करता हूं बच्चों। ये पॉसिबल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक रूट इमेजिनरी हो। भैया 2 नॉर्मल मिले, 2 नॉर्मल मिल सकते हैं पर वो तभी मिलेंगे जब उनमें से 3 जो नॉर्मल मिले उनमें से 2 कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक संपाती जिसे हिंदी में मेरे ख्याल से कहा जाता है, और तीसरा नॉर्मल उनसे अलग मिल जाए। तो ये कुछ पिक्चर इस तरह की बन सकती है। ये एक्सप्रेशंस भी लिख लीजिएगा जिससे और क्लियर हो जाता है। चलिए साहब, अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो इक्वेशन आपके पास में बनकर आई है ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनकर आई है। इसे मैं वापस से यहां पे लिख देता हूं बच्चों, a इंटू एम क्यूब प्लस 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस k इज इक्वल टू 0। m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3 वैल्यूज बच्चों। फिर वही किसी पलटी सी बात, हो सकता है वो तीनों डिस्टिंक्ट हो सकता है उनमें से एक रियल 2 इमेजिनरी हो सकता है उनमें से कोई 2 सेम हो सकता है तीनों सेम हो, ऐसे अलग अलग केसेस मिलेंगे बच्चों। सो आपके पास में ये जो है एम में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। सपोज कर लेते हैं साहब इट्स रूट्स आर, इसके जो है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं मैं मान लेता हूं, सपोज इट्स रूट्स आर, इसके रूट्स मैंने मान लिए m1 m2 एंड m3, इसके मैंने 3 रूट्स मान लिए। सो अब आप क्या पाएंगे बच्चों, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन a। सम ऑफ रूट्स होगा बच्चों ये, भाई आपको पता है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास में है तो उसके जितने भी रूट्स होते हैं उन सबका सम जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। आपको ये मिल गया बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 मिल गई। और इसी तरह से अगर मैं इन दो को लेता हूँ, दो का प्रोडक्ट लेता हूँ, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, दो को प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 2a माइनस एच अपॉन ए। और अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ बच्चों, m1 m2 m3, सो वो मिलेगा बच्चों मुझे माइनस k अपॉन ए। ये कुछ पिक्चर मुझे मिल जाएगी। भाई इससे m की 3 वैल्यूज मिलेंगी, m की 3 वैल्यूज मिलेंगी। मैंने उन 3 वैल्यूज को मान लिया m1 m2 और m3 मान लिया। चलिए m की आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी और m क्या है बेसिकली बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी m की यहां पे 3 वैल्यूज आपको मिली, एक वैल्यू m1, एक वैल्यू m2 और एक वैल्यू m3। अभी m क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा, ये रहा साहब पैराबोला, ये रहा पैराबोला बच्चों। अभी इस पॉइंट P से मैंने इस पैराबोला पर
मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसा मैंने कहा कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने ये 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए। अब एम की इस ये पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एच के थे, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। इस पर आपने जो नॉर्मल्स ड्रॉ करे उनमें से एक नॉर्मल का स्लोप है m1, एक नॉर्मल का स्लोप है m2 और एक नॉर्मल का स्लोप है बच्चों m3। और ये जो पॉइंट है इससे मैंने नाम दिया a, इससे मैंने नाम दिया b और इससे मैंने नाम दिया c दे दिया। सो ऑब्वियसली a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे am1 स्क्वायर माइनस 2m1, a के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। इसी तरह से b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे am2 स्क्वायर माइनस 2m2 और इसी तरह से c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे am3 स्क्वायर माइनस 2m3। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं, वाई आई एम गोइंग टू राइट इन दिस वे, बिकॉज आपको पता है am स्क्वायर माइनस 2am पर नॉर्मल का स्लोप होता है m। इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप होता है m, मतलब जहां पर नॉर्मल का स्लोप m है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। इसका रिवर्स बोल सकता हूं मैं भाई, इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप m है, मतलब जिस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप m है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप m है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। सो अगर जिस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप m1 है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे क्या होंगे क्या होंगे, क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। और यही 3 पॉइंट जो है बच्चों, इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप लोग कहा करते हो को नॉर्मल पॉइंट्स। A, B और C क्या कहलाते हैं बच्चों, को नॉर्मल पॉइंट्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ को नॉर्मल पॉइंट, को नॉर्मल पॉइंट्स क्या है बच्चों, फ्रॉम एनी पॉइंट maximum 3 normals can be drawn to a parabola. From any point maximum 3 normals can be drawn to a parabola and foot of perpendicular of those normals। भाई ये नॉर्मल पॉइंट A पर गया, ये नॉर्मल बच्चों पॉइंट B पर गया और ये नॉर्मल बच्चों पॉइंट C पर गया। तो इन नॉर्मल्स के जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं इन्हें हम कहा करते हैं को नॉर्मल पॉइंट। को नॉर्मल पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज। पहली डेफिनेशन ये कि फ्रॉम एनी पॉइंट मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला एंड फुट ऑफ नॉर्मल्स ऑफ दोज नॉर्मल्स आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट्स। एक तो ये, या यूं बोला जा सकता है कि किसी भी पैराबोला के केस में बच्चों आप हर पॉइंट पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ वन नॉर्मल एट ईच पॉइंट, इसमें कोई संशय संदेह वाली बात नहीं है। ये हर किसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, हर पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में मालूम होगा कि भाई आप इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू पीपल कैन ड्रॉ अ नॉर्मल। अब यहां पर बात ये हो रही है बच्चों कि 3 नॉर्मल ऐसे होंगे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कॉन्करेंट होंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब जैसे देखिए आपके पास में ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये एक पॉइंट है C। आपने इस पर नॉर्मल ड्रॉ करा, आपने इस पर नॉर्मल ड्रॉ करा, आपने इस पर नॉर्मल ड्रॉ करा, ये कॉन्करेंट है। मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कॉन्करेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम से मतलब ये नहीं कि अब ये 3 नॉर्मल कॉन्करेंट होगा तो अब कोई और नॉर्मल्स कॉन्करेंट नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। जैसे अभी A B C पर कॉन्करेंट थे साहब, ऐसे ही अब अगर मैं इस पर कोई पॉइंट लेता हूं P, इस पर कोई पॉइंट लेता हूं Q और इस पर पॉइंट लेता हूं R, अभी P पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, Q पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, R पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये तीनों भी कॉन्करेंट है। ऐसे मतलब जैसे हम बोले कि 3 का ट्रिपलेट ऐसे कॉन्करेंट होंगे। पर यह कंफर्म है कि अगर इन दो पॉइंट्स आपके पास में ये जैसे ये 3 नॉर्मल्स अगर इस पॉइंट से पास हो रहे हैं तो चौथा कोई नॉर्मल ऐसा नहीं होगा भाई। अगर ये 3 नॉर्मल्स पॉइंट P से पास हुए हैं तो चौथा नॉर्मल इस पॉइंट से पास नहीं होगा, चौथा नॉर्मल इस पॉइंट से पास नहीं होगा, कंफर्म। मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कॉन्करेंट हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं मैक्सिमम से मतलब ये नहीं कि कोई 3 ही ऐसे नॉर्मल होंगे जो कॉन्करेंट होंगे ना, इसका मतलब ये मतलब मत निकालिएगा भाई। जैसे ABC के नॉर्मल कॉन्करेंट है वैसे PQR के भी कॉन्करेंट है, वैसे PQR के भी कॉन्करेंट है, तो इसको मैं कुछ और नाम देता हूं, चलो D। तो बच्चों यहां पर जैसे ABC के नॉर्मल्स कॉन्करेंसी बता रहे हैं D पर, वैसे ही PQR के नॉर्मल्स कॉन्करेंसी बता रहे हैं समवाट किसी पॉइंट M पर, ये मान लीजिए। तो आप किसी भी पॉइंट से किसी पैराबोला पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो, या यूं कहा जाए कि किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ होंगे। सो बच्चों ऐसे 3 पॉइंट्स जिन पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स कॉन्करेंट होते हैं, उन 3 पॉइंट्स को हम बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट। जैसे यहां पर देखा जाए तो ABC का ट्रिपलेट जो है वो को नॉर्मल पॉइंट्स बनाएगा, ऐसे ही PQR का बनाएगा, ऐसे ही आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हो। चलिए एक काम करते हैं भाई, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई पॉइंट लिया A', यहाँ पर कोई पॉइंट लिया B' और यहाँ पर कोई पॉइंट लिया C'। आपने A पर नॉर्मल ड्रॉ करा,
आपने बी पर नॉर्मल ड्रॉ करा और आपने सी पर नॉर्मल ड्रॉ करा, तो इन्होंने एक दूसरे को कहां पर कट किया, एन पर। अब अगर एन से ये 3 नॉर्मल पास हुए हैं, सो यू कैन नेवर इमेजिन एनी अनदर नॉर्मल विच इज पासिंग टू पॉइंट एन। यू कैन नेवर इमेजिन एनी फोर्थ नॉर्मल विच इज पासिंग टू एम। यू कैन नेवर इमेजिन एनी नॉर्मल fourth normal which is passing through point D. Certainly sure है, from any point maximum 3 normals can be drawn to any parabola। बच्चों किसी भी बिंदु से आप अधिक से अधिक 3 अभिलंब खींच सकते हो, कंफर्म बात है। और जिन 3 बिंदुओं पर जाकर वो अभिलंब मिला है, जिन्हें हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, उन 3 पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट। तो मैं कोनॉर्मल पॉइंट की एक बार फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ। कोनॉर्मल पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों? फ्रॉम एनी पॉइंट मैक्सिमम 3 normals can be drawn to a parabola and the foot of perpendicular of those normals are known as conormal points, or those 3 points on which normals are showing concurrency at a single point are known as conormal point। ऐसे 3 पॉइंट जिन पर खींचे गए नॉर्मल कॉन्करेंट हैं। भाई कॉन्करेंसी का मतलब जानते हैं आप, जैसे आपके पास में एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और तीसरी लाइन अगर यहीं से पास होती है तो ये कॉन्करेंट है। लेकिन अगर 2 लाइंस ने कट किया यहाँ पर और तीसरी लाइन यहाँ से पास हो गई, तो फिर ये कॉन्करेंसी नहीं होगी। ये कॉन्करेंट हिंदी में तो मुझे ध्यान है, इंग्लिश में मुझे ध्यान है, हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। संगामी कहा जाता है। सो तीनों लाइन्स इस केस में संगामी नहीं होंगी भैया, जिनका संगम नहीं होता है, यूँ कह लीजिए। चलिए एनीवेज, सो साहब आपके पास में किसी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए सकते हैं। जिन पॉइंट से मिलेंगे उन्हें कोनॉर्मल पॉइंट कहते हैं, या फिर ऐसे 3 पॉइंट जिन पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स कॉन्करेंट होते हैं उन्हें कोनॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। अब ये एक छोटी सी बात है बच्चों, लगे हाथों एक छोटी सी बात हम और देख लें। क्या कि ये नॉर्मल आपके पास में जो है बच्चों y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब है बच्चों। अब आप यदि ये नॉर्मल बच्चों पैराबोला के फोकस से पास हो रहा है, यदि ये नॉर्मल कहां से पास हो रहा है बच्चों? पैराबोला के फोकस से। भाई ये कोई नॉर्मल है, ऑब्वियसली am स्क्वायर माइनस 2m पर होगा। अब अगर ये बच्चों a,0 से पास हो रहा है, पैराबोला का फोकस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का फोकस यही होता है बच्चों। अच्छा ये डायग्राम बना लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। क्या है, छोटी छोटी सी बातें होती है, ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ गया यार, इसको क्या करना। लेकिन आप जब आगे चल के कभी रिवाइजन करेंगे, वापस से रिकॉल करेंगे सिलेबस को, तो आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप अपनी कॉपी ही उठाएंगे। यही हमारा तरीका है जनरली। अब तक आप उसमें अगर पन्ने पलटाते जाएंगे तो आपको अच्छा यहाँ पर सर ने ये बताया था, आपको डायग्राम देखते से ही समझ में आएगा। मैंने माना मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, दुनिया में सबसे गंदी ड्राइंग मेरी है, लेकिन काम की है, आपके फंडे जरूर बना देगी बच्चों। चलिए सो अब अगर ये नॉर्मल a,0 से पास हो रहा है तो चलिए सेटिस्फाई कराते हैं बच्चों। अगर कोई नॉर्मल a,0 से पास हो रहा है, सो आपको ये कुछ मिलेगा, और इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पर ma मिल जाएगा, तो ma कॉमन निकाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये लीजिए, और इज इक्वल टू 0। इससे आपको क्या मिला बच्चों? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब ये 0 हो या ये 0 हो, या तो m की वैल्यू 0 या फिर बच्चों 1 प्लस m स्क्वायर की वैल्यू 0। और m की वैल्यू 0, अगर m की वैल्यू 0 है तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन 1 प्लस m स्क्वायर की वैल्यू 0 फॉर रियल वैल्यू ऑफ m नहीं पॉसिबल है बच्चों। ये कोई पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपने नॉर्मल लिया, वो पॉइंट a,0 से पास हो रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो ये आपने सेटिस्फाई कराया। इससे आपके पास में m की एक वैल्यू तो आ रही है, लेकिन बाकी जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों कैसी वैल्यूज आ रही हैं बच्चों? इमेजिनरी आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब यूं कह सकता हूं कि किसी भी पैराबोला के फोकस से मैं पैराबोला पर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। फ्रॉम एनी पॉइंट मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला। बच्चों किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर अधिक से अधिक एक अभिलंब खींचा जा सकता है। फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम द फोकस से भाई आप यू आर गेटिंग ओनली 1 नॉर्मल जो कि फोकस से पास हो रहा है। दूसरी भाषा में यूं कहूं कि फोकस से सिर्फ एक ही नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। आप फोकस से सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, और वो भी कौन सा होगा? जिसका m 0 होगा, जिसका स्लोप 0 होगा। और अगर कोई लाइन का स्लोप 0 होता है तो बच्चों वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है।
अब अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। सो डायग्रामेटिकली इसको जरा इमेजिन करते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया आप फोकस से पैराबोला पर सिर्फ एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, और वो भी जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या होगा जरा समझिएगा बच्चों। ये रहा पैराबोला और ये रही एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर ही है बच्चों फोकस, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। अब आप इस पॉइंट से पैराबोला पर मैक्सिमम से मैक्सिमम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, वो आपको मालूम पड़ा, और वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब क्या है? वो एक्स एक्सिस पर ही है। अब भाई आपको ऐसी कोई लाइन लेनी है जो इससे पास भी हो, ऐसी कोई लाइन लेनी है जो इससे पास भी हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो, तो वो क्या होगी बच्चों? वो सिर्फ एक ही तो लाइन है कि एक्स एक्सिस खुद ही हो, एक्स एक्सिस खुद ही हो। मतलब फोकस से पैराबोला पर सिर्फ एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, और वो और कुछ नहीं बच्चों, वो पैराबोला की एक्सिस होगी। ये ध्यान दीजिए, पैराबोला की एक्सिस जो है वो स्वयं भी, पैराबोला की जो एक्सिस है बच्चों वो खुद भी पैराबोला पर एक नॉर्मल है। और कौन से पॉइंट पर नॉर्मल है बच्चों? उसके वर्टेक्स पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 लिए जाते हैं। आई रिपीट, if this normal is passing to focus, then we get only one real value of m, rest two are imaginary. So from focus only one real normal can be drawn, rest two normals। भाई 3 नॉर्मल्स थे लेकिन उनमें से एक रियल था, बाकी 2 इमेजिनरी थे। ये यूं कहा जाए कि नहीं थे। और जो एक रियल नॉर्मल है उसकी ग्रेडियंट 0 आ रही है, और ग्रेडियंट 0 मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब कोई लाइन ऐसी है जो इस पर पैराबोला पर नॉर्मल भी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, और फोकस अभी पास हो रही है, तो वो और कुछ नहीं बच्चों, एक्स एक्सिस ही होगी। सो पैराबोला की एक्सिस पैराबोला पर नॉर्मल होती है, किस पॉइंट पर? वर्टेक्स पर। तो ये दोनों बातें काम की बच्चों की। फ्रॉम फोकस maximum one normal can be drawn to the parabola, and that would be actually axis of parabola. Axis of parabola is normal to the parabola at its vertex. नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों आपने यहां पर देखा कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते थे। 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते थे, एक का स्लोप ये, दूसरे का स्लोप ये, तीसरे का स्लोप ये, और इन तीनों नॉर्मल्स की ग्रेडियंट्स m1 m2 m3 थी। अब आपने यहां पर ये जो एक्सप्रेशन बनाया है बच्चों, कौन सा? m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल्स टू 0। ये बड़े काम का है। कैसे काम का है मैं बताता हूं आपको बच्चों। इस एक्सप्रेशन से सबसे पहली बात आपको ये मिल रही है कि आप m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स एट को नॉर्मल पॉइंट्स। अच्छा यहां पर ए बी और सी जो है वो क्या है? को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि इन तीनों पॉइंट्स पर नॉर्मल्स के स्लोप का सम क्या मिल रहा है? 0। सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स एट को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0। को नॉर्मल पॉइंट्स पर जो आपने नॉर्मल्स ड्रॉ करे हैं उनके स्लोप्स का सम, भाई ये तीनों के स्लोप्स का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इन तीनों के स्लोप्स का सम कितना आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। तो पहली हमारे पास में एक्चुअली ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स है 1 बाय 1 हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखी बच्चों? सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल एट को नॉर्मल पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 0। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात बच्चों, ये जो 3 पॉइंट्स आपके पास में आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स के अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स का सम देखूं, y कोऑर्डिनेट्स का सम जिसे हम y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो अगर मैं इनके y कोऑर्डिनेट्स का सम देखूं तो y कोऑर्डिनेट पहले वाले का है ये, दूसरे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ये, और तीसरे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ये। अभी इसमें से -2a कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू है बच्चों 0। सो दैट आपको ये कितना मिल जाएगा? ये आपको क्या मिल गया बच्चों? 0। मतलब जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं उनकी ऑर्डिनेट्स का सम, उनकी कोटियों का योग 0 होता है। को नॉर्मल पॉइंट की सेकंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज नेसेसरली 0। जो को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे, जो सह अभिलंब बिंदु होंगे, उनकी कोटियों का योग, उनकी कोटियों का योग कितना होगा बच्चों? 0 होगा। उनकी कोटियों का योग जो होगा साहब वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। भाई पहली प्रॉपर्टी क्या देखी आपने कि आपने देखा ना यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू, भाई सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b अपॉन a से ये। तो आपने क्या देखा कि को नॉर्मल पॉइंट्स पर जो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं इनके स्लोप्स का सम 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या देखी, जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं इनकी
ऑर्डिनेट्स का सम भी कितना बच्चों, 0। अब तीसरी बात बच्चों, अगर मैं इन तीनों ए बी सी को ज्वाइन कर दूं बच्चों, मैं ए बी सी को ज्वाइन कर दूं, ए बी सी को आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, सो ऑब्वियसली बच्चों दिस इज नथिंग बट अ ट्राइंगल। ये आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा, ये एक त्रिभुज नजर आएगा, और उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, आप इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, इसके केंद्रक के बारे में अगर बात करते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड क्या होगा बच्चों, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बच्चों यहाँ पर आपको तीन जो नॉर्मल्स मिले, तीन जो पॉइंट्स मिले को नॉर्मल पॉइंट्स, उनसे जो ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। सो आप बच्चों पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट am1 स्क्वायर था, दूसरे का था am2 स्क्वायर और तीसरे का था am3 स्क्वायर, और बाई चांस ए तीनों में से कॉमन आ रहा है तो ये निकाल दीजिए, और यहाँ पर -2a आप निकाल दें। सो ये आपके पास में m1 प्लस m2 प्लस m3 और होल अपॉन 3। सो ये आपके पास में सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और ये सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों। और ए और m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं बच्चों, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 लिखा जा सकता है बच्चों। जब आप एक्चुअली m1, भाई देखिए ए तो चलिए कॉमन आ गया था, और m1 के प्लस m2 के प्लस m3 स्क्वायर को ये कॉमन निकाल दिया, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ m1 m2 -2 टाइम्स ऑफ m2 m3 -2 टाइम्स ऑफ m3 m1 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 m3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m3 m1, और वो 2 प्लस वाला जो है वो माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा और आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर बच्चों -2a अपॉन 3 और m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू होगी बच्चों 0 होगी। क्या आपको मालूम है? यहाँ देखिए आप m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 है। सो बच्चों ये जो ट्राइंगल ABC बना, इसका सेंट्रॉइड जिसे अमूमन हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आएंगे। अब इसे आप देखें बच्चों तो ये a अपॉन 3 है और यहाँ पर a अपॉन 3 है साहब, और यहाँ पर बाकी का जो बचा हुआ आपको नजर आ रहा है वो m1 प्लस m2 प्लस m3 का स्क्वायर है, और वो क्या है बच्चों, एक मिनट एक काम करते हैं, इससे मैं लिख देता हूँ, ये रहा a और बाकी क्या बच्चों, ये है 0, ये 0 है भाई, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0। अच्छा m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 की वैल्यू है बच्चों 2a माइनस h अपॉन a। भाई ये है 2 तो आगे था इसलिए मैंने 2 लिखा, और यहाँ पर ये कितना 2a माइनस h अपॉन ए, और ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन ए, और यहाँ पर बच्चों ये आपके पास में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक आ रहे हैं ए m1 प्लस m2 प्लस m3 का स्क्वायर जो कि है 0 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 की वैल्यू ये आ जाएगी 2a माइनस h अपॉन ए, और यहाँ पर a से a कैंसल हो जाएगा, सो दैट आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे वही a से a कैंसल हो गया, और ये आ जाएगा 2h माइनस 4a अपॉन 3, और ये होप मैंने सही किया है भाई। यहाँ पर आपने a से a कैंसल कर दिया, -4a आएगा प्लस 2h आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। सो फाइनली सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं बच्चों। ट्राइंगल ABC को नॉर्मल पॉइंट्स को लेकर अगर आप कोई ट्राइंगल बनाते हो तो उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ही आएगा बच्चों। अभी एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी दिलचस्पी अगर किसी बात में है तो वो ये है कि बच्चों सेंट्रॉइड का जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 0 आ रहा है। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस क्या होती है बच्चों, एक्स एक्सिस होती है इस पैराबोला की एक्सिस। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है भाई। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट जो आया वो आया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो आया बच्चों उसमें मेरी खास दिलचस्पी है, वो 0 हो गया, वो 0 हो गया। मतलब कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल ABC को लेकर, ट्राइंगल ABC का जो सेंट्रॉइड है वो उसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पर है, मतलब पैराबोला की एक्सिस पर है। मतलब को नॉर्मल पॉइंट की तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास में क्या आ गई बच्चों, उसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये आ गई कि को नॉर्मल
को लेकर जब ट्रायंगल बनाया जाता है तो उसका सेंट्रॉइड पैराबोला की एक्सिस पर लाई करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मेड बाय जॉइनिंग कोनॉर्मल पॉइंट्स लाइज ओवर द एक्सिस ऑफ पैराबोला। बच्चों वो परवलय की अक्ष पर स्थित होता है। होप ये बात आपको खोपड़ी में आई है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग बच्चों एक काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली जब तक चलता रहेगा लेक्चर तब तक चलता रहेगा जब तक आगे बढ़ते रहेंगे। जब आगे बढ़ना बंद लेक्चर बंद आगे बढ़ना बंद। चलिए बच्चों मैं ऐसे मिटा रहा हूं। तो हमने ये 3 प्रॉपर्टीज यहां पर देखी हैं बच्चों। अब यहां पर बच्चों अगर यहां पर हम देखें कि यदि ये 3 नॉर्मल्स जो हमने ड्रॉ करे हैं बच्चों, अगर वो 3 नॉर्मल्स जो हैं वो रियल हों, 3 नॉर्मल्स, तीनों ही नॉर्मल्स कैसे हो बच्चों? अगली प्रॉपर्टी, इफ ऑल 3 नॉर्मल्स आर रियल। अगर तीनों नॉर्मल्स कैसे हो बच्चों? रियल हो। भाई एक बात तो कंफर्म है कि इन 3 में से दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि उन 3 में से एक नॉर्मल तो रियल होगा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि तीनों इमेजिनरी हो। आप किसी पॉइंट से एक भी नॉर्मल ड्रॉ ना कर सको, ये संभव नहीं है। कम से कम एक नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही सकते हो। जैसे फोकस से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो कम से कम एक नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही सकते हो। पर अगर वो 3 नॉर्मल्स रियल हैं, अब 3 नॉर्मल्स रियल है तो इसमें सभी केसेस बन रहे हैं बच्चों। सभी केसेस मतलब तीनों डिस्टिंक्ट हैं, 2 सेम है, 1 डिस्टिंक्ट है, 2 सेम है, 1 डिस्टिंक्ट है। इस तरह से भाई अगर यहां पर 3 नॉर्मल्स हैं जो कि रियल हैं, और इसमें कौन कौन से केस बन रहे हैं भाई? एक केस तो ये बन रहा है कि यहां पर एक नॉर्मल ये रहा, एक नॉर्मल ये रहा, एक नॉर्मल ये रहा, इस तरह का केस बन रहा है। या फिर इसमें ऐसा केस बन रहा है कि एक ये रहा और बाकी 2 कोइंसिडेंट हो गए, इस तरह से। मतलब कुल मिलाकर यह है कि इफ ऑल 3 नॉर्मल्स आर रियल, या यूं कहा जाए कि कोई भी नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है, कोई भी नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है, तो आपको उस केस में भाई इफ 3 नॉर्मल्स आर रियल, मेरे कहने का मतलब यह है कि नो नॉर्मल इज इमेजिनरी। कोई भी नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि भैया ये क्यूबिक इक्वेशन है, मैं फिर बोल रहा हूं। सो इसके 3 रूट्स आएंगे, मे बी कि तीनों रूट्स रियल हो। अब 3 रूट्स रियल हैं, उसमें अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, 2 सेम है, 1 डिस्टिंक्ट है, तीनों सेम है, बन सकते हैं बच्चों। सो उस केस में क्या होगा बच्चों? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर आपको तीनों जो नॉर्मल्स मिल रहे हैं वो रियल मिल रहे हैं, अगर आपको जो 3 नॉर्मल्स मिल रहे हैं बच्चों वो रियल मिल रहे हैं, तो m1 रियल नंबर है। मे बी पॉजिटिव हो, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मे बी नेगेटिव हो, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मे बी ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मे बी स्क्वायर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, स्क्वायर पॉजिटिव होगा। सो इन तीनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 भी मैंने लिया है। इक्वल टू 0 क्यों लिया है? क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि तीनों की वैल्यू 0 हो। ये भी तो पॉसिबल है बच्चों कि तीनों की वैल्यू 0 हो। क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है कि तीनों की वैल्यू 0। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर जानकारी दूं बच्चों कि मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स इसको केवल ग्रेटर देन 0 वाला केस लेते हैं, ग्रेटर देन 0 वाला केस लेते हैं, इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लेते हैं, पर वो गलत है। अगर आप इक्वल टू 0 वाला केस नहीं ले रहे तो वो गलत है। भाई इक्वल टू 0 पॉसिबल है ना, अगर तीनों की वैल्यू 0 हो जाए तब तो पॉसिबल है। हम ये बोल रहे हैं कि 3 नॉर्मल्स रियल हैं, हम ये तो बोल नहीं रहे हैं कि साहब तीनों एक जैसे नहीं हो सकते। मैंने तो बोला कि रियल है तीनों नॉर्मल्स। अब 3 नॉर्मल्स रियल है तो उसमें एक पिक्चर ये बन सकती है, एक पिक्चर ये बन सकती है, उसमें एक पिक्चर ये बन सकती है कि उसमें 3 नॉर्मल्स आए और तीनों कोइंसिडेंट आ गए, ये भी पॉसिबल है। मैं यूं कह रहा हूं कि कोई नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है, कोई नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं बच्चों। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 3 नॉर्मल्स रियल हैं। अब रियल में तुम्हारे पास 3 केसेस हैं, तीनों डिस्टिंक्ट, 2 सेम, तीसरा डिस्टिंक्ट, तीनों सेम। इसके अलावा कोई चौथा केस अगर आप सोचे तो नहीं मिलेगा आपको।
ऐसा भी तो पॉसिबल है कि तीनों, भाई देखिए m की जो वैल्यूज आपके पास में, जो m की 3 वैल्यूज आ रही हैं वो तीनों रियल वैल्यूज आ रही हैं। अब रियल नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, स्क्वायर केवल पॉजिटिव होता है, स्क्वायर केवल पॉजिटिव होता है, तो ऑफ कोर्स इन तीनों का सम पॉजिटिव होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिसमें तीनों की वैल्यू 0 हो। जब तीनों की वैल्यू 0 होगी बच्चों तो फिर वो ये आएगा, तीनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब m1 के पास m2 के पास m3 स्क्वायर की वैल्यू 0, और इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं भैया m1 प्लस m2 प्लस m3 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2। अभी देखा आप लोगों ने थोड़ी देर पहले, वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं कोई नया काम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये आएगा बच्चों। अब m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 की वैल्यू जो है भैया वो 2a माइनस h अपॉन a है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेल एंड गुड। अभी माइनस 2 का था मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं बच्चों, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, सो मुझे मिलेगा 2a माइनस h ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस थिंग। ये मिलेगा बच्चों आपको, ऐसी कुछ मिलेगी। भाई आपने 2 से डिवाइड कर दिया, वेल एंड गुड। अगर किसी इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यदि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन पलटा मार जाएगा। तो माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई करते, यूं कह दिया जाए कि माइनस से डिवाइड कर दिया है, साइन चेंज हो गया। अब इसके दो अलग अलग केसेस बनेंगे बच्चों। पहला केस, अगर ए पॉजिटिव है तो भाई इससे दो अलग अलग केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा बच्चों कब, जब ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो आप साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई ये पहला केस। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 2a लेस देन h, मतलब h की वैल्यू 2a, जो पॉइंट आपने लिया था बच्चों h के, अगर उसकी एब्सिसा 2a से ग्रेटर है, अगर उसकी एब्सिसा 2a से ग्रेटर है, 2a क्या, सेमी लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम होता है 4a, उसका हाफ। सो अगर h की वैल्यू 2 है तो वड्डी आएगी भाई, तो वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स। हम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉर्मल्स, मतलब रियल नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका दूसरा केस है बच्चों कि यदि बच्चों अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, इफ a इज नेगेटिव, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, इनइक्वालिटी में अगर आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, सो दैट 2a माइनस h की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये बच्चों 2a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू h। कब, जब a की वैल्यू बच्चों 0 से कम है। सो ये दो अलग अलग केसेस। हाँ यस, ये इक्वल भी है ना, यहाँ पर इक्वल भी लेंगे, इक्वल भी लेंगे बच्चों, इक्वल भी लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। सो आपको पास में बच्चों अगर 3 नॉर्मल जो हैं वो रियल हैं, इसमें कोई भी नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है, इसमें कोई भी नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है। तीनों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तीनों सेम हो सकते हैं, 2 सेम और 1 डिफरेंट हो। मतलब कुल मिलाकर यूं कहूं कि भाई आपके पास में तीनों, मतलब कोई इमेजिनरी नॉर्मल नहीं मिल रहा है, कुल मिलाकर यूं कह रहा हूं बच्चों में। तो उसकी ये अलग अलग स्थिति बनेगी कि ये h की वैल्यू 2a से बड़ी होगी या फिर h की वैल्यू 2a से छोटी होगी बच्चों। डिपेंड करता है, a पॉजिटिव है, a नेगेटिव, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसमें एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, आप चाहें तो 5वीं प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ये पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 5वीं प्रॉपर्टी है बच्चों यहां पर कि अगर इफ 3 नॉर्मल्स आर रियल, इफ 3 नॉर्मल्स आर रियल such that at least 2 are distinct। अगर 3 नॉर्मल्स रियल हैं बच्चों और कुछ इस तरह से कि एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट हैं, कम से कम उनमें से 2 तो डिस्टिंक्ट हैं, तो मतलब ये वाला डायग्राम पॉसिबल है, ये वाला डायग्राम पॉसिबल है। ये वाला डायग्राम पॉसिबल है क्या, ऑफ कोर्स नॉट। भाई आप बोल रहे हो कि 3 नॉर्मल्स रियल है, भाई क्यूबिक इक्वेशन विल हैव 3 रूट्स। मैं बार बार घसीट के बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वो तीनों डिस्टिंक्ट रियल हो सकता है कि उनमें से 2 इमेजिनरी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं कि 1 इमेजिनरी 2 रियल हो, ये मैं 10 बार कह चुका हूँ, आप लोग जानते हो बच्चों। सो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन वो वाली स्थिति नहीं। अगर मैं यूं बोलता हूं कि साहब 3 नॉर्मल्स हैं, और अगर मैं बोलता हूं बच्चों कि 3 नॉर्मल्स हैं और 3 नॉर्मल्स में से कम 2 डिस्टिंक्ट हैं, कम से कम 2 डिस्टिंक्ट है, मतलब तीनों डिस्टिंक्ट है या फिर 2 डिस्टिंक्ट है। अब 2 डिस्टिंक्ट अगर होंगे तो उसकी पिक्चर ये बनेगी कि 2 सेम है और 1 अलग है, तो ऑब्वियसली ये 2 डिस्टिंक्ट हो गए। लेकिन वो वाला डायग्राम इस बार नहीं बन पाएगा, तो इसे मैं मिटा देता हूं बच्चों। अब अगर ऐसा लेके चलते हैं तो फिर ये सम इक्वल टू 0 नहीं होगा, फिर ये सम केवल ग्रेटर देन 0 होगा।
फिर ये सम केवल ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि भैया m1 m2 m3 हो सकता है कि इनमें से 2 की वैल्यू 0 हो जाए, लेकिन तीसरा तो चूंकि डिफरेंट है ना और तीनों रियल है ना, इस केस में भी कोई नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है। इस केस में भी कोई भी नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है। आप उसको लिखना भी चाहें तो लिख दे, मैंने काट दिया है, सच काटना वैसे गलत होगा कुछ हद तक देखा जाए तो, क्योंकि 3 नॉर्मल्स हैं जो कि रियल हैं, मतलब कोई नॉर्मल इमेजिनरी नहीं है, तो वो भी अपने आप में बात सही है। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड हो रही है कि उनमें से कम 2 डिस्टिंक्ट है। अगर कंडीशन अप्लाइड नहीं हो रही थी तो फिर आपके पास 3 डायग्राम बन रहे थे, अभी 2 ही डायग्राम बन रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर मान लो ये 2 0 हो गए, भाई 2 सेम है ना, अगर 2 सेम है, हो सकता है कि वो जो 2 सेम हुए वो 0 हो जाए, तो तीसरा तो कम से कम 0 नहीं होगा। तो उसका भाई ये दोनों 0 हो गए, भाई हो सकता है कि तीनों की वैल्यू नॉन 0 हो, या 3 में से कोई एक 0 हो बाकी 2 नॉन 0 हो। भाई 3 में से कोई एक 0 हो बाकी 2 नॉन 0 हो, बाकी 2 नॉन 0 होंगे तो इनका सम पॉजिटिव आएगा बिकॉज ऑफ रियल नेचर। 2 सेम हो तो 2 सेम में हो सकता है कि ये दोनों सेम है, तीसरा 0 हो तो भी सम 0 से बड़ा आएगा, अगर ये दोनों 0 हैं तो भी सम 0 से बड़ा आएगा। सो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कंडीशन लगेगी, फिर ये कंडीशन लगेगी, फिर ये कंडीशन लगेगी, फिर ये और फिर यहाँ से इक्वल का साइन हट जाएगा। कुल मिलाकर यूँ कहा जाए, अगर यूँ कह दिया जाए कि 3 नॉर्मल्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट है, उनमें से कम 2 नॉर्मल डिस्टिंक्ट है, तो आपके पास में ये वाली पिक्चर बनेगी। बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, और अगर मैं अब यहाँ पर एक और इसके छठा केस बनाता हूं, पर पहले इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अभी छठा केस में बनाता हूं कि इफ ऑल 3 नॉर्मल्स आर डिस्टिंक्ट। बच्चों यदि तीनों नॉर्मल्स डिस्टिंक्ट हैं, अगर तीनों नॉर्मल डिस्टिंक्ट हैं तो कैसी पिक्चर बनेगी बच्चों? अगर तीनों नॉर्मल्स डिस्टिंक्ट हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही पिक्चर बनेगी। कौन सी पिक्चर? भाई 3 नॉर्मल्स हैं और तीनों डिस्टिंक्ट है, मतलब एक नॉर्मल ऐसा रहा, एक नॉर्मल ऐसा रहा और एक नॉर्मल ऐसा रहा। ये लीजिए भाई, एक नॉर्मल ये रहा, एक नॉर्मल ये रहा और एक नॉर्मल ये रहा। भाई इस केस में 3 नॉर्मल्स आएंगे और तीनों कैसे आएंगे बच्चों? डिस्टिंक्ट आएंगे, भिन्न आएंगे। तो वो डायग्राम जो बनेगा वो ये, मतलब आप अगर देखा जाए तो 4th प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी अल्टीमेटली स्पेशल पे स्पेशल केस है। 4th प्रॉपर्टी में 3 रियल थे, 5th में उनमें से कम 2 डिस्टिंक्ट थे और 6 में तीनों डिस्टिंक्ट कर दिया आपने, तीनों डिस्टिंक्ट कर दिया आपने। ऑब्वियसली अगर वो तीनों डिस्टिंक्ट है मतलब ये कंफर्म है कि वो तीनों रियल हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें एक रियल और 2 इमेजिनरी वाला केस ले सकते हैं आप। सर एक रियल 2 इमेजिनरी वाला केस लो, बोले क्यों? सर देखो एक रियल, अभी आपने जो इक्वेशन ली थी आप उसी से देखो। सर आपको एक, ये आपने जो एक रियल और 2 इमेजिनरी, तो आप सर ये वाली इक्वेशन देखो। सर ये आपके पास में ये है सर, बोले है। अब सर इससे देखो आपके पास में m की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 मतलब -7। ये तो इससे m की वैल्यू सर एक ये वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू सर ये आ जाएगी और एक वैल्यू सर ये आ जाएगी। सर देखिए यहाँ पर m की 3 वैल्यूज जो आ रही हैं वो तीनों डिस्टिंक्ट आ रही हैं। आ रही कि नहीं आ रही सर? तो ये वाला भी तो केस पॉसिबल है कि 3 में से एक रियल और 2 इमेजिनरी हो। ये बात दिमाग में आती है। देखिए मैं जब लेक्चर में बात करता हूँ तो मैं जनरलाइज्ड मैनर में बात करता हूँ, सबके जहन में आए नहीं संभव, लेकिन कुछ के दिमाग में भी नहीं आए ये भी संभव नहीं है, आता है और आना चाहिए। मैं बोलता हूँ जितने कन्फ्यूजन आ सकते हैं आना चाहिए, लॉजिकल आना चाहिए। ये आपके कन्फ्यूजन से ही मैं मजबूत होऊंगा भैया। आप पूछोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार जिंदा लोग बैठे हैं, जिंदा लोग हैं, मैं गलती कर रहा हूँ तो गलती को पकड़ रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग को पकड़ना शायद बड़ा आसान काम है, स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ना बड़ा आसान काम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली किसी गलत कॉन्सेप्ट को पकड़ना वो थोड़ा सा कठिन होता है और अगर वो पकड़ में आ जाए तो मज़ा आता है। तो ऐसा नहीं कि गलती नहीं हो सकती, पर गलतियों को सुधार लेना ही इंसानियत कहलाती है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर -1 का स्क्वायर -4 टू द 8, मेरे ख्याल से मैंने सही किया, तो m की 3 वैल्यूज आई। पर ये वाला केस बच्चों हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट है तो वो हमें समझ लेना है कि वो रियल है ही सही, वो रियल है ही सही। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं इसमें, जैसे मैं जो करने जा रहा हूं अभी, कि 3 नॉर्मल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
इफ थ्री नॉर्मल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसको डिस्टिंक्ट लिखा है क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं डिस्टिंक्ट तो घंटी बजती है कि वो रियल होंगे, क्योंकि अगर दो इमेजिनरी हैं तो उसका मतलब ये है ना कि वो तो है ही नहीं, तो फिर उनके बारे में काहे का डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करना भैया। मेरा लॉजिक ये है। कुछ लोग बोलते हैं साहब ये तीन नॉर्मल्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो, सर ये तीन नॉर्मल्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, आपको ऐसा लिखना चाहिए अगर डायग्राम ऐसा बनाना है तो। मैं बोलता हूं आप केवल डिस्टिंक्ट भी बोलते हो तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उनमें से दो इमेजिनरी हैं तो उसका मतलब तो फिर वो दो है ही नहीं। जब वो दो है ही नहीं तो व्हाई वी पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट दोस टू नॉर्मल्स व्हिच आर इमेजिनरी, व्हिच आर नॉट देयर एक्चुअली इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस। इट इज व्हाई आई वुड से ओनली डिस्टिंक्ट। और फिर भी आपका मन नहीं मानता तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि मेरी आर्ग्यू क्या है। मेरी आर्ग्यू ये है साहब कि जब मैं डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं तो मतलब वो है, मतलब वो रियल है, और अगर मैं रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलता हूं तब तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाता है। बस इतनी सी बात है बच्चों। एनीवेज, सो अगर तीन नॉर्मल्स डिस्टिंक्ट हैं तो मतलब एम की यू पीपल आर गेटिंग एक्चुअली थ्री वैल्यूज ऑफ एम, एक्चुअली थ्री वैल्यूज ऑफ एम। तो अनडाउटेडली बच्चों ये तो सर्टेन है कि इस केस में भी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर का सम ग्रेटर देन 0 आएगा, कंफर्म आएगा, 0 भी नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। लेकिन मैं इसको और ज्यादा प्रिसाइज करना चाह रहा हूं, तो जरा हम उस बारे में बात करते हैं। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में बना हुआ है इसे मैं m का फंक्शन नाम देता हूं। इसे मैं मान लेता हूं साहब कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास में इसे मैंने fm मान लिया। सो ये आपके पास में कुछ ऐसा, इसे मैंने m का फंक्शन नाम दे दिया बच्चों। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू m इटसेल्फ, और डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों ये आएगा आपके पास में 3m स्क्वायर अब प्लस 2a माइनस h, m का हो जाएगा 0 और k चार डिफरेंशिएशन 0 है भैया, बीइंग अ कांस्टेंट I will get something like this. Now मैं f डैश m इक्वल्स टू 0 करता हूं, मैं इसके रूट्स निकालता हूं। तो जरा इसके रूट्स निकालिए बच्चों, तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस h माइनस 2a अपॉन 3a। यू आर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ m। आपके पास में m की जो है साहब ये वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस और एक माइनस। ऑब्वियसली दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है आपके पास में अल्फा तो दूसरा आ रहा है माइनस अल्फा। एक रूट आ रहा है बच्चों अल्फा तो दूसरा रूट क्या आ रहा है बच्चों, माइनस अल्फा आ रहा है। अब f डैश m 0 हो रहा है इन दो वैल्यूज पर। अब यहां पर बच्चों मैं एक हार्ड कोर डिफरेंशियल कैलकुलस की एक एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। आप अलजेब्रा को कैलकुलस से डिफरेंट नहीं कर सकते, कैलकुलस से आप सेपरेट नहीं कर सकते। जब नंबर ऑफ रूट्स निकालने की बारी आती है, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने की बारी आती है, तो हमारे पास में कई सारी मेथड्स होती हैं। आप सिंपली रूट्स निकालने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड अपना लो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला वगैरह जो लगाते हो वो लगा लो, ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर लो, कैलकुलस मेथड को अप्लाई कर लो। और कैलकुलस मेथड में एक पर्टिकुलर मेथड जो रोलेस थ्योरम पर बेस्ड है बच्चों, रोलेस थ्योरम, बड़ा अच्छा नाम है इसके माता पिता ने जो है इसका नाम रखा था भैया रोले। तो रोले ने एक थ्योरम दिए, वो थ्योरम मैं आपको बताता हूं क्या, समझिएगा। रोलेस थ्योरम ये बोलती है कि अगर f डैश x, रोलेस थ्योरम क्या बोलती है जरा समझना बच्चों, कि इफ f डैश x इज इक्वल्स टू 0, f डैश x इज इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। यदि बच्चों f डैश x इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, अगर f डैश x इक्वल्स टू 0 के रूट्स है अल्फा और बीटा, देन fx इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स fx इक्वल्स टू 0 के रूट जो होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, एक रूट होगा उसका अल्फा से कम, एक रूट होगा उसका अल्फा और बीटा के बीच, बशर्ते मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, और एक रूट होगा बीटा से बड़ा। अगर f डैश x इक्वल्स टू 0 के रूट से अल्फा और बीटा,
तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट अल्फा से कम होगा, एक रूट अल्फा से कम होगा और एक रूट अल्फा और बीटा के बीच होगा और एक रूट बच्चों बीटा से बड़ा होगा। कन्फर्म। ये है रोलेस थ्योरम। मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं, पर उसके लिए पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अभी हम बात कर रहे हैं कि 3 नॉर्मल से तीनों डिस्टिंक्ट हैं। ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो रियल और डिस्टिंक्ट है। तो ये पहले नोट डाउन कीजिएगा। ऑफ कोर्स इसमें ये कंडीशन लगेगी, इसमें कोई दो मत नहीं, बट मैं कंडीशन को थोड़ा सा और फिल्टर करना चाहता हूँ। तो मैंने एफ एम इसको माना, भाई ये एफ एम है। एफ एम आपने देखा कि ये एफ एम इसे मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करा, इसके रूट्स ही आए। अब ये क्यों करा अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, उसके लिए बता रहा हूँ आपको ये रोलेस थ्योरम। तो पहले ये नोट डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे दिमाग में अटैक करेगी, मैं समझ सकता हूँ, पर कराना तो पड़ेगा भैया। और जिनको रोलेस थ्योरम के फंडामेंटल्स क्लियर हैं उनके लिए तो कोई बड़ी गल है ही नहीं भाई, बड़ी सिंपल सी गल हैगी। चलिए अब इसको जरा डायग्रामेटिकली समझिए बच्चों। ये आपके पास में मैंने ग्राफ बनाया। किसका ग्राफ बनाया बच्चों? सपोज कीजिए मैंने ग्राफ बनाया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस है। ये मैंने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा बच्चों। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ या तो ऐसा है या ऐसा है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जिन जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो कहलाएंगे उसके रूट्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो कहलाएंगे उसके रूट्स। भाई ये आपने ग्राफ किसका बनाया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का बनाया। जिन पॉइंट्स पर उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया, भाई जहां एक्स एक्सिस को कट किया वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। जहां पर उसने एक्स एक्सिस को कट किया वहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। तो इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, एज्यूमिंग टू बी बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो ये आपके पास है बच्चों, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। सो आपको जो एफ एक्स मिलेगा बच्चों, एफ एक्स ये अल्फा था, एफ एक्स ये अल्फा था, ये बीटा था। ये आपके पास में बच्चों अल्फा था और ये बीटा था। अब जब आप किसका ग्राफ बनाएंगे? जब आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, अभी आपने ऊपर वाले ग्राफ किसके बनाए थे? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये किसका ग्राफ मिलेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। भाई एफ एक्स इक्वल टू 0 का आप देखिए एक रूट अल्फा से कम आ रहा है। अरे एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो उसका रूट होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो उसके रूट्स होंगे। ठीक इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू 0 जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके रूट्स होंगे। सो एक रूट इसका अल्फा से कम आ रहा है, देखिए एक रूट इसका अल्फा और बीटा के बीच आ रहा है और एक रूट उसका बीटा से भी बड़ा आ रहा है। आप देख लीजिए ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है और ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है। ये पॉलिनोमियल मैं लेकर चल रहा हूं बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल अभी। सो इसका एक रूट आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू 0 का मैंने ग्राफ बनाया। सो एक रूट आप देख रहे हैं बच्चों अल्फा से कम आ रहा है, अल्फा डैश। एक रूट अल्फा और बीटा के बीच आ रहा है, बीटा डैश। और एक रूट बच्चों बीटा से भी बड़ा आ रहा है, गामा डैश। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है। रोलेस थ्योरम कहती है कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो एफ एक्स बराबर 0 का जो रूट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि एक रूट अल्फा से कम होगा, एक रूट अल्फा और बीटा के बीच होगा और एक रूट बीटा से बड़ा होगा। इसमें हालांकि रोलेस थ्योरम फिर कंडीशंस लगा करती है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, वो अभी वो बात की बात है। इसलिए मैंने अभी बोला सिंपल पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल द रियल वैल्यूज। अभी अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आपको पता है, क्योंकि भैया जो आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, स्कूल लेवल के साथ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद में काम कर रहे हैं। तो फिर अगर स्कूल लेवल क्रॉस कर चुके तो रोलेस थ्योरम बड़ी बात नहीं है, पर ये एप्लीकेशन जनरली बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, एटलीस्ट स्कूल लेवल पर पढ़ने वालों को नहीं पता होती है। मेरा ऐसा मानना है। आप लोग बोले साहब मेरे को तो पता है, मैंने तो स्कूल लेवल में पढ़ाई की थी। तो भैया आप परमात्मा हो, धर्मात्मा हो, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज मैनर में बात करता हूँ। जिन बच्चों के बीच में मैंने अपना टाइम बिताया है, जिनके साथ में मैंने अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, उसमें मैंने सब तरह के लोग देखे हैं।
ऐसा नहीं कि सब सुपीरियर थे, ऐसा भी नहीं कि सब डफर थे, डफर भी थे, सुपीरियर भी थे, लेकिन सबके लेवल को अपथ्रस करना मेरा काम था, है, और जब तक कर रहा हूँ तब तक रहेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक रोलेस थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो के अगर रूट्स अल्फा और बीटा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के रूट अल्फा से कम, अल्फा और बीटा के बीच और बीटा से बड़ा होगा। तो देखिए ये आपने एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो के रूट्स बनाए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। भाई रूट्स वहाँ होते हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, LHS RHS के इक्वल हो जाती है। तो ये इसके रूट्स है। तो एफ एक्स बराबर जीरो का रूट जो होगा बच्चों वो अल्फा से कम और अल्फा और बीटा के बीच, और ये कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये कुछ पिक्चर आपके पास में बनेगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर इसका ग्राफ ऐसा है तो इसका ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, वो कैसा मिलेगा वो बात की बात है। भाई ये वाला ग्राफ अगर आपको मिल रहा है, अगर ये वाला ग्राफ आपको एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो का मिल रहा है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो का ग्राफ ये भी मिल सकता है या फिर ये भी मिल सकता है, आइदर ऑफ दीज टू। वो डिपेंड करता है फिर कोफिशिएंट्स कैसे हैं आपके पास में। ये जो क्यूबिक इक्वेशन बनकर आ रही है उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव, वो बात की बात है। क्योंकि भैया चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ये चीज़ें होती हैं सर ये ग्राफ से ऐसा ही ग्राफ बनेगा क्या, ऐसा नहीं बन सकता क्या। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो मैं बोलता हूँ आए, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। कोई लोग बोल सकता है यार ये टाइम वेस्टिंग है, ये क्या है, वो है, फलाना ढिमकाना, पर बच्चों चीज़ों को ऐसा क्लियर करो कि यार चीज़ें बिल्कुल तैरने लग जाएं सामने, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सफ़ेद साफ, एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही हो, तब मज़ा आता है, तब वो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। हाँ यार फंडामेंटल्स तो क्लियर है यार, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ उनको अप्लाई करना है, फिर देखिए आपका काम क्या होता है। मैं वापस से आ रहा हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो का ग्राफ अगर ऐसा है तो एफ एक्स का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड ए कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इन दोनों में से कुछ एक बात। और इसी तरह से आपके पास में भाई आपको सभी तरह की एक्चुअली केसेस मिलेंगे कि अगर ये वाला ग्राफ है तो आपको ए नेगेटिव मिलेगा, ए नेगेटिव मिलेगा तो ग्राफ जो मिलेगा, वैसे मैं आपको बताऊं अगर एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक है, हो सकता है कि एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको बताऊं मैं आपको, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक है चूंकि, तो ऐसा ग्राफ मिल रहा है, मतलब ए की वैल्यू नेगेटिव। अब ए की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको ए की वैल्यू नेगेटिव अगर है तो इसमें ग्राफ ऐसा मिला, तो आपको उधर ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो इसके लिए ग्राफ ऐसा मिलेगा बच्चों, एक बात है, इसके लिए ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। कुछ लोग शायद समझ पा रहे होंगे, वेवी कर्व आपने देखी, वेवी कर्व में आपने देखा बच्चों कि अगर ये है और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a/3x³ प्लस b/2x² प्लस cx प्लस d, ये आपको मिल गया। और अगर ये जीरो है, यहाँ पर a नेगेटिव है, तो ग्राफ आपको वैसा मिलेगा। सो इसके लिए ग्राफ ऐसा मिलेगा और इसके लिए ग्राफ ऐसा मिलेगा बच्चों। ये है मैंने जो बोला अभी, थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं अगर गलती कर जाऊँ, गलती को कोई पकड़ ले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गलती नहीं हो सकती ऐसा तो है नहीं, पर जो गलती को स्वीकार कर ले, जो उसे कबूल कर ले, जो उसे कन्फेस कर ले, वो ज़्यादा बेहतर होता है। एनीवेज, सो अगर इसमें ग्राफ ऐसा मिल रहा है तो उधर ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये मेरा मानना है कि अब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ बच्चों, अगर इसमें ग्राफ ए की वैल्यू नेगेटिव तो पैराबोला ऐसा इन्वर्टेड मिलता है, और इसमें अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट के बाहर, सबसे बड़े रूट के बाहर नेगेटिव होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए ग्राफ ऐसा मिलेगा और इसके लिए ग्राफ ऐसा मिलेगा। सही कर दिया बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हालांकि इतना अपने को भी इससे मतलब नहीं था कि इसके लिए ऐसा मिलेगा, इसके लिए ऐसा मिलेगा, उससे अपनी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो काम अभी हम करने वाले हैं, पर फिर भी समझने के लिए। तो चलिए साहब, अब आप एक बात पाएंगे बच्चों कि एक बात सर्टन है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो एफ एक्स का एक रूट अल्फा से कम होगा। मतलब अल्फा पर फंक्शन, अल्फा पर एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो बीटा पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। और यदि अल्फा पर नेगेटिव है तो देखिए ना आप, ये पॉइंट है अल्फा, अब ये आपके पास में एफ अल्फा है और ये आपके पास में एफ बीटा है। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों ये जो पॉइंट है वो है एफ अल्फा और ये जो पॉइंट है बच्चों वो है एफ बीटा। एक बात सर्टन है, एक बात सर्टन है कि अगर अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो बीटा पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर अल्फा पर नेगेटिव है तो बीटा पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो मैं यहाँ पर इसे भी मिटा दूंगा बच्चों।
मैं आपको फिर से बताऊं कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 में 10 बार बोल चुका हूं अब तक कम से कम कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा से कम, एक अल्फा से कम, एक बीटा और अल्फा के बीच, और एक होगा बीटा से बड़ा। और उस बेसिस पर मैं एक और बात बोल सकता हूं कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, इन दोनों के साइंस अपोजिट होंगे। अगर अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो बीटा पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और यदि अल्फा पर नेगेटिव है तो बीटा पर पॉजिटिव होगी। कुल मिलाकर दोनों के साइंस अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों के साइंस अपोजिट होंगे, मतलब दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी। भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कंफर्म बात है बच्चों ये जो है बच्चों वो नेगेटिव होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और बस यही लॉजिक का मुझे यूज करके काम करना है बच्चों। आपके पास में एफ एम जो था बच्चों था वो ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू 0। भाई ये एफ एम था आपके पास, ये एफ एम था बिल्कुल था। और एफ डैश एम जो है ये क्या था 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच इंटू 1, बस यही था आपके पास में। वेल एंड गुड। अब आपने क्या देखा एफ डैश एम इक्वल टू 0 के रूट्स क्या आए थे, एक रूट आया था ये और एक रूट आया था ये, अल्फा और माइनस अल्फा, मतलब बीटा का काम यहाँ पर माइनस अल्फा कर रहा है। सो मैं कह सकता हूं, क्या बोला मैंने कि एफ अल्फा और एफ बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अब इसके अगर रूट्स देखें आप तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, एक रूट था इसका अल्फा और एक रूट था माइनस अल्फा। सो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा पर अगर इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस अल्फा पर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अल्फा पर नेगेटिव तो माइनस अल्फा पर पॉजिटिव होगी। तो एफ अल्फा इंटू एफ माइनस अल्फा के प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा मतलब। और अल्फा एफ अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू आपने निकाली थी बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखी थी बच्चों, वो थी अंडर द रूट ऑफ एच माइनस 2a अपॉन 3a, ये आई थी। तो आप वो वहां रखेंगे। एफ अल्फा क्या बच्चों, एफ अल्फा है ए अल्फा क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू अल्फा प्लस के, ये है। और फिर माइनस अल्फा रखेंगे तो माइनस ए अल्फा क्यूब माइनस 2a माइनस एच इंटू अल्फा प्लस के, और इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। भाई यदि आपने अल्फा रखा, यदि आपने यहाँ पर अल्फा रखा तो ये मिला, और जब माइनस अल्फा रखा तो ये मिला। भाई एफ डैश एक्स ये है, के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं तो एफ एक्स एफ अल्फा और एफ बीटा पर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होता है, तो ये पिक्चर आई। अब इसके रूट्स अल्फा और माइनस अल्फा थे तो इन रूट्स पर इसकी वैल्यू एक पर पॉजिटिव तो एक पर नेगेटिव होगी, तो ये कुछ पिक्चर बनकर आएगी आपके पास। भाई आपने इसमें अल्फा रखा तो वो ये आया, और माइनस अल्फा रखा तो ये आया, जबकि अल्फा की वैल्यू ये है। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है बच्चों a अल्फा क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू अल्फा, ये और इसका स्क्वायर। बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट जो है बच्चों वो नेगेटिव शून्य से कम होगा। a प्लस बी और a माइनस बी का हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, एक्चुअली बाहर आकर वो स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, बाकी बचा a अल्फा स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच, और ये ब्रैकेट क्लोज, और वैल्यू लेस देन 0। होप आपको ये बात समझ में आई है। इसको आप क्या लिख सकते हो, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों h माइनस 2a अपॉन 3a, h माइनस 2a अपॉन 3a, इस तरह से। और इनटू में क्या a, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है h माइनस 2a अपॉन 3a प्लस 2a माइनस h, और 2a माइनस h था, और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज और लेस देन 0। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। भैया आपने a प्लस बी ए माइनस बी को लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा है दोनों में से कॉमन निकाला, स्क्वायर होने के कारण वो स्क्वायर हो गया, और यहाँ a अल्फा स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच आया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखी बच्चों h माइनस 2 अपॉन 3, ये लाइकवाइज वहाँ पर भी रख दी, a से a कैंसिल हो गया साहब। और फिर अब क्या करूँगा बच्चों,
यहाँ पर ये हो गया के स्क्वायर माइनस ये h माइनस 2a अपॉन 3a है, और इनटू में क्या बच्चों, यहाँ पर ये h माइनस 2a अपॉन 3 और ये 2a माइनस h है, तो आप उधर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4a माइनस 3h हो जाएगा, 2 कॉमन निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2a माइनस h। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। भाई आपने एलसीएम लिया तो 2 3 6 है, 6 में से 2a जाएंगे तो 4a बचेंगे, और फिर माइनस 3h में से जाएंगे तो माइनस 2h बचेंगे। सो ये पिक्चर आपके पास में आएगी, और इससे आप राइट हैंड साइड पर ले जाइए। पर पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर f डैश x इक्वल्स टू 0, अगर f डैश x इक्वल्स टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है तो fx का एक रूट अल्फा से कम होगा, एक उनके बीच में और एक ये। सो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसा है, और a नेगेटिव है तो अवश्यम भावी रूप से ग्राफ ऐसा मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि रूट्स के बाहर पॉजिटिव लेते हो जब a का जब x सबसे बड़ा कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसा मिलेगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आया भी होगा आपको। नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं बच्चों, कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस में समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये आपके पास में आया, मैं इसको 4-5 बार बता चुका हूं बच्चों। बहुत काम की प्रॉपर्टी रोलेस थ्योरम जो है वो नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए बहुत बड़ी कामगार मेथड होती है। अब ये माइनस वाले को आप RHS पर लेके चले जाइए तो बच्चों को प्लस हो जाएगा, और के स्क्वायर लेस देन क्या आ जाएगा, ये 2/3 मतलब 2/9 a, और अगर मैं इसे h माइनस 2a ही रखता हूं तो ये तो चलिए h माइनस 2a रहा, लेकिन ये जो है उसे RHS पे ले गए तो 1 मिनट, ठीक है ना, ये 2a माइनस h हो गया। कुछ ऐसा ही होगा, क्या मैं सही जा रहा हूं? यस भाई, माइनस वाले को मैं RHS पर ले गया तो ये पिक्चर बनकर आ गई, और इससे मैं अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल देता हूं तो ये के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2/9a, और माइनस साइन अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो ये h माइनस 2a का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पर माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जो है 1 मिनट, क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, h माइनस 2a अपॉन 3a थी। यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू h माइनस 2a अपॉन 3a थी बच्चों। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कहीं कुछ गलती करी है। क्या गलती करी है? आपने अल्फा का स्क्वायर कॉमन निकाला, ठीक है यार, एक चीज़ है ना, यहाँ पर स्क्वायर भी था, आप लोग शायद देख चुके होंगे भैया, लेकिन मुझे बता नहीं पाए। और ऐसा कैसे होगा कि मैं कोई गलती ना करूं? तो ये गलती मैंने करी है साहब, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अभी स्क्वायर करूंगा मैं तो ये 4/9 हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। RHS पर लेकर जाएंगे तो ये 9 और 3 27 हो जाएंगे, तो ये 4/27 हो गया, ये 4/27 हो गया, और इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा बच्चों। तो ये स्क्वायर किया, और फिर आप इसे 2a माइनस h का स्क्वायर लिख दें, या फिर आप अगली स्टेप में बच्चों आप 1 मिनट 4/27a, और इसे ये h माइनस 2a को तो चलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 2a माइनस h को के स्क्वायर को मैं h माइनस 2a का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा के स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4/27a इंटू h माइनस 2a का होल क्यूब। ये आपके पास में कंडीशन आ गई साहब कि अगर किसी पॉइंट h के से जो आपने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं, अगर वो तीनों डिस्टिंक्ट हैं, ऑब्वियसली रियल हैं, तो ये कंडीशन होगी। फिर आप चाहें तो 27a का यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर वो तभी कीजिएगा बच्चों जब आपको पता हो a पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अगर a पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनइक्वालिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर a नेगेटिव है, अगर a क्या बच्चों नेगेटिव, तो फिर
मल्टीप्लाई कर देने पर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ रही है जब तीनों नॉर्मल्स के यहाँ बच्चों डिस्टिंक्ट हो। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो कुछ हम लोगों ने शायद 6 प्रॉपर्टीज देखी। 6 प्रॉपर्टीज एक्चुअली वो 4 5 6 कोई मिलाकर वो घूम फिर के एक जैसी थी, कुछ उनके स्पेशल केसेस बनते जा रहे थे, बस ये है। एक बात तो कन्फर्म है कि इस केस में भी h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a होगी या लेस देन 2a होगी, डिपेंडिंग a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव है। वो तो रहेगा ही रहेगा कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए ये हम लोगों ने बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करी हैं, अब इनके ऊपर कुछ हल्के फुल्के 1-2 सम्स कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों की, अगर आपको बोला है, चलिए किसी पॉइंट, बड़े सिंपल से सम देता हूं बच्चों में, चलिए कि अगर किसी पॉइंट एच के से, अगर किसी पॉइंट एच के से पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पे 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए हैं और तीनों रियल हैं। इफ 3 real normals, if 3 real normals are drawn to this parabola from this point, then find limit of range of values of h. h की वैल्यूज की रेंज बताइए बच्चों, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है बच्चों, इससे y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और ये माइनस 6x इधर चला जाएगा और बच्चों प्लस 3 और आप 2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर आप LHS पर ऐड किया, RHS पर ऐड किया, सो दैट आपको ये मिल जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6। अगर आपने कॉमन निकाल दिया बच्चों तो ये 4 और 5 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 7 मतलब माइनस 7/6 ये आ जाएगा बच्चों। ये आपके पास आया। अब आपको क्या बोला है, 3 नॉर्मल्स इससे ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब वो 3 हो सकते हैं बच्चों सेम भी हो, ये भी हो सकता है कि तीनों सेम हो, क्योंकि 3 रियल नॉर्मल्स बोला है। अब रियल नॉर्मल में हो सकता है फिर तीनों डिस्टिंक्ट हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट हो, तीनों सेम हो। तो आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर -3/2 आ रही है। a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -3/2 आ रही है। तो इस केस में आपको पता है, अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -3/2। भाई आपने कंपेयर किया ना तो ये आ गया। अब यहां पर अगर पॉइंट एच के है, ओरिजिन को आपने भाई एक्चुअली ये देखा जाए तो ये जो पैराबोला है इसमें ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू पॉइंट, कौन से पॉइंट पर शिफ्ट हो गया बच्चों, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो 7/6, 2 है। तो यहाँ पर बच्चों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए साहब 7/6, 2। अब a की वैल्यू नेगेटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव है तो उसके लिए कंडीशन ये वाली लगेगी। अच्छा ये वाली कंडीशन कब लगती है, जब 3 में से कम 2 नॉर्मल्स डिस्टिंक्ट हो। अभी मैंने ये तो नहीं बोला है कि तीनों डिस्टिंक्ट है या 2 डिस्टिंक्ट है, तो आपको ये वाली कंडीशन भी लेनी पड़ेगी। तो h का काम यहाँ पर जो है बच्चों वो x माइनस 7/6 है। भाई x कोऑर्डिनेट कौन है यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो वो x माइनस 7/6 है। सो इसकी वैल्यू जो है बच्चों दैट शुड बी लेस देन 2a, लेस देन 2a और a की वैल्यू क्या बच्चों, -3/2। सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 7/6 -3 से छोटी, और एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे 18 में से 7 गए 11 बचते, तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो -11/6 से कम आएगी। आई रिपीट बच्चों, अभी पैराबोला आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा था, कोई लोचे वाली बात नहीं बच्चों। यहाँ पर सीधी सीधी बात है बच्चों कि अगर किसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो भाई h क्या और कुछ नहीं बच्चों, x कोऑर्डिनेट होता है, h और कुछ नहीं बच्चों, x कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो भाई इस केस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्मॉल x होता है। तो स्मॉल x की वैल्यू 2a से बड़ी या उससे छोटी होनी चाहिए, डिपेंडिंग a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो क्या पा रहे हो कि x जो x है, x का काम कौन कर रहा है बच्चों, x माइनस 7/6, x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है बच्चों, x माइनस 7/6। सो ये जो है दैट शुड बी लेस देन और दिस थिंग। सो आई कैन से बच्चों कि अगर आप 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हो और तीनों रियल हैं, तीनों डिस्टिंक्ट है, 2 डिस्टिंक्ट है, तीनों सेम है, कुछ भी है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ x कोऑर्डिनेट जो है, जो कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर x माइनस 7/6 है, तो उसकी वैल्यू बच्चों
एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2a से कम होनी चाहिए। कम क्यों होना चाहिए? सिंस a इज नेगेटिव, a बच्चों यहाँ पर नेगेटिव है, इसीलिए कुछ ऐसी पिक्चर आएगी। होप सॉल्यूशन सारा सही है। और भैया कोई गलती हो जाए तो फिर आप मुझे क्षमा कीजिएगा, अपना बड़ा भाई मानकर बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं बच्चों की इफ टू नॉर्मल्स ड्रॉन, एक मिनट क्वेश्चन को मैं बोलता हूं, लिखिएगा बच्चों। इफ टू नॉर्मल्स आउट ऑफ थ्री नॉर्मल्स, इफ टू नॉर्मल्स आउट ऑफ थ्री नॉर्मल्स टू पैराबोला y square equals to 4ax from any given point are coincident, then find locus of that point। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। If two normals out of three normals drawn from any point to a parabola y square equals to 4x are coincident, then find locus of that point। बच्चों वीडियो को रोक करके कीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और आप ईमानदारी से करा करें बच्चों। तो देखिए साहब, अब यहाँ पर क्या बोला है भाई, पिछले वाला सॉल्यूशन देख लीजिएगा मैंने सही किया है या नहीं किया। अगर कोई गलती करी हो तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। भाई आपसे ये कहा गया है कि किसी पॉइंट से आपने पैराबोला पर तीन नॉर्मल ड्रॉ करें, उन तीन में से दो कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है और तीसरा अलग है। सो बच्चों आपको जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, आप एक काम कीजिए, उसे एच के मान लीजिए। मान लिया आपने, तो आपको पता है बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन जो होगी वो मानकर वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आपने उस बेसिस पर ये आ गया। इससे m की तीन वैल्यूज आएंगी। अब m की तीन वैल्यूज आएंगी और आपको ये बोला है कि दो नॉर्मल कोइंसिडेंट हैं, तो कोई इन तीन में से कोई दो नॉर्मल सेम होंगे। भाई इन तीन में से कोई दो नॉर्मल सेम होंगे, तीन नॉर्मल आएंगे, एक की ग्रेडियंट m1, एक की m2, एक की m3। सो आउट ऑफ दोस थ्री टू आर आइडेंटिकल, लेट इट बी m1 एंड m2। सो मान लिया बच्चों, सो m1 बराबर m2 हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 है। बच्चों m1 प्लस m2, मैंने इसीलिए इसको नहीं मिटा रहा क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी इन प्रॉब्लम्स के दौरान जो भी हम करने वाले हैं। बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू कितनी? 0 कर दिया। इससे m3 की वैल्यू कितनी आ गई? -2m1। मैंने भाई तीन में से कोई दो सेम है, हो सकता है m1 m2, हो सकता है m2 m3, हो सकता है m3 m1। मैंने m1 m2 को सेम कर दिया, इससे m3 की वैल्यू ये आ गई। अब बच्चों तीनों का प्रोडक्ट m1 m1 m3 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन ए। मान लिया बच्चों आपने m3 की वैल्यू कितनी आ गई? -2m1। भाई तीनों का प्रोडक्ट निकाला, m1 इंटू m2 इंटू m3, और बाई चांस m2 की वैल्यू m1 है। सो ये आपके पास में m1 का स्क्वायर इंटू m3 की वैल्यू किसके बराबर? -k अपॉन ए, और m1 का स्क्वायर और m3 की वैल्यू -2m1 इज इक्वल टू -k अपॉन ए। भाई m1 m2 m3 ये है, और ये m1 का स्क्वायर हो गया इंटू m3, और m3 की वैल्यू कितनी? -2m1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस बेसिस पर बच्चों m1 का क्यूब जो है वो k अपॉन 2a के इक्वल आ गया। इससे m1 की वैल्यू k अपॉन 2a का क्यूब रूट आ गई। इससे m1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? भाई दो कोइंसिडेंट थे, दो को सेम कर दिया आपने, तो m3 की वैल्यू क्या है? तीनों का प्रोडक्ट निकाला, और मेरे ख्याल से तो m1 की वैल्यू मैंने जो लिखी है वो सही लिखी है। अच्छा m1 m2 m3 वो तीनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए सेटिस्फाई कराते हैं। a इंटू भाई m1 m2 m3 इसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये लीजिए साहब, ये कुछ आपके पास आएगा, वो इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये आ गया बच्चों। और a m1 का क्यूब करेंगे तो वो ये आएगा। इसका जब क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा बच्चों, k अपॉन 2a आ जाएगा, और प्लस 2a माइनस h, और m1 का क्यूब, और m1 की वैल्यू होगी बच्चों k अपॉन 2a की पावर 1/3 प्लस k इक्वल टू 0। ये है। और आप इसे और चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको लोकस निकालना है उस पॉइंट का, तो लोकस निकालना बच्चों तो आप बाद में एच के को आप एक्स वाई रख देंगे, जनरलाइज कर देंगे, आप ऐसे कर लें। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें तो 2a से 2a बच्चों, सॉरी a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल नहीं होगा, और ये आ जाएगा बच्चों 2a माइनस एच इंटू k अपॉन 2a की पावर 1/3 इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ k/2। ये k/2 है प्लस k है जो कि 3k/2 होगा, RHS पे जाने पर वो माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा। और उसके बाद में आप दोनों बाजू बच्चों क्यूब कर दो, आप दोनों साइड क्या कर दो? क्यूब। दोनों साइड अगर आप क्यूब कर दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2a माइनस h का होल क्यूब,
और इधर क्यूब कर देंगे बच्चों तो क्यूब रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा k/2a, और RHS पर क्यूब कर देंगे तो माइनस आएगा, और 9 3 का क्यूब 27 a क्यूब की k क्यूब, ये k क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों 8, और फिर आप k से k कैंसिल कर दें और 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो 4 टाइम्स आएगा। सो 4 टाइम्स ऑफ 2a माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू -27y²। ये कुछ लोकस मेरे ख्याल से आएगा। आप लोग जो है साहब चेक कर लीजिएगा मैंने सही किया है या गलत किया है। भाई 2 आपने जब इसका क्यूब किया तो 2a माइनस एच का होल क्यूब, और यहाँ क्यूब रूट हट जाएगा, और RHS पर 3 का क्यूब 27, 8 2 का क्यूब 8 माइनस भी आएगा, 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स k से k कैंसिल हो गया तो इधर k बचेगा नहीं, उधर k बचेगा k², और बाद में जनरलाइज कर देंगे लोकस, कुछ ऐसा ही आएगा। वेरीफाई कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम और कीजिए बच्चों। इफ टू नॉर्मल्स आउट ऑफ 3 नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, 2 पैराबोला y² = 4ax आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन फाइंड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए इस बार क्या बोला बच्चों, इस बार ये बोला है कि किसी पॉइंट से पैराबोला पर आपने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करे, उन 3 में से कोई 2 नॉर्मल्स ऐसे हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। भाई आपने इस पॉइंट से इस पैराबोला पर 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करे, उनमें से एक नॉर्मल ये रहा, एक नॉर्मल ये रहा, एक नॉर्मल ये रहा, इनमें से कोई 2 नॉर्मल ऐसे बच्चों जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। भाई हो सकता है M1 M2 वाले परपेंडिकुलर हो सकता है M2 M3 वाले परपेंडिकुलर हो सकता है M3 M1 वाले परपेंडिकुलर हो। मान लेते हैं चलिए साहब M1 M2 वाले परपेंडिकुलर है। अगर M1 M2 वाले परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, M1 M2 बराबर -1, तो आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो प्रोडक्ट है उसे यहाँ रख दीजिए। सो M1 M2 की वैल्यू -1 इंटू M3 की वैल्यू बराबर -k/a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाने के बाद M3 की वैल्यू बच्चों k/a आएगी। M3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M3 की वैल्यू k/a होगी। ये आपके पास में M3 की वैल्यू आ गई। अब M3 और कुछ नहीं बच्चों, देखो M1 M2 M3 अल्टीमेटली इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसके रूट्स है तो सेटिस्फाई करेंगे तो a इंटू M3² प्लस 2a माइनस h इंटू M3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है। और M3 का स्क्वायर अगर आपने एक मिनट क्यूब है उसका, आप जब इसका क्यूब करेंगे तो a k³/a³ होगा प्लस 2a माइनस h होगा, और ये k/a होगा प्लस k होगा इक्वल्स टू 0 भी होगा बच्चों। अभी a से a कैंसिल हो जाने के बाद a² बचेगा, a से a कैंसिल हो जाने के बाद a² बचेगा, जिसे आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर k³ प्लस 2a माइनस h k इंटू a प्लस k इंटू a² इज इक्वल टू 0। होप सब कुछ सही जा रहा है। भाई यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी a था, और देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, a² बचेगा, a² का यहाँ a है, यहाँ a² है, तो यहाँ a का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी a² का मल्टीप्लाई होगा। इसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद में आप इसको जनरलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा y³, और ये 2a इंटू k मतलब 3a² होगा, और -2axy इक्वल्स टू 0 होगा। भाई k³ को लिख दिया y³, 2a इंटू ka मतलब 2ka², और ये ka² मतलब 3ka² को आपने ये लिख दिया, और ये 2a सॉरी 2 कहाँ से आएगा, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर होगा बच्चों a इंटू xy इज इक्वल्स टू 0 जनरलाइज कर लेने के बाद। और मैं बार बार वही घिसी पिलटी सी बात किया करता हूँ बच्चों की, मैं अगर कोई गलती कर दूँ तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम और करते हैं चलिए। आपसे ये कहा है साहब कि लिखिएगा कि इफ टू नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट आउट ऑफ 3 नॉर्मल्स मेक एंगल अल्फा एंड बीटा with the x-axis. If two normals from any point to parabola y² equals to 4x make angle alpha and beta with x-axis such that tan alpha into tan beta is equals to 2.
देन फाइंड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। देखिए आपको ये बोला है कि किसी पॉइंट से, आपको ये कहा है साहब कि किसी पॉइंट से आपने पैराबोला पर 3 नॉर्मल ड्रॉ करे, और उन नॉर्मल्स की विशेषता ये है कि उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया बच्चों, अल्फा और बीटा। भाई इन ये 3 नॉर्मल्स हैं, किसी पॉइंट से आपने पैराबोला पर कितने नॉर्मल्स ड्रॉ करे, 3। उन 3 में से 2 नॉर्मल्स एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की वैल्यू 2 है। आपको उसका लोकस बताना है। तो देखिए बच्चों, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसी को आप बोला करते हो स्लोप। अब पहले वाले नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया अल्फा, तो उसका स्लोप होगा 10 अल्फा, और स्लोप को आप m से लिखते हो। पहली लाइन का स्लोप है m1, और कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसके स्लोप को हम, उसके टेंजेंट को हम बोला करते हैं स्लोप। तो 10 अल्फा की जगह लिख सकते हो m1 और 10 बीटा की जगह लिख सकते हो m2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 10 अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, m1, और 10 बीटा की जगह m2। करेक्ट है भाई। पहली लाइन का, पहले नॉर्मल का स्लोप होगा 10 अल्फा जिसे आपने m1 लिखा, दूसरी लाइन का स्लोप होगा 10 बीटा जिसे आपने लिखा। सो m1 m2 की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों यहाँ पर 2, तो ये आएगा, तो आपके पास में ये आएगा। ये तो बड़ा सिंपल हो गया बच्चों। अब उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये, और फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, a इंटू m3 का क्यूब, और m3 का क्यूब करेंगे तो k क्यूब अपॉन 8a क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m3, और m3 की वैल्यू k अपॉन 2a प्लस k। ये आया बच्चों, a से ये कैंसिल होकर बचेगा a स्क्वायर, a से बचेगा ये a स्क्वायर, और इस पूरे में से k कॉमन निकाल दो, इस पूरे में से k कॉमन निकाल दो तो ये आएगा k स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, और यहाँ से k चला जाएगा तो बचेगा 2a माइनस h, और यहाँ से अपॉन में 2a भी आ रहा है, और ये प्लस यही, और इज इक्वल टू 0। और फिर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 8a स्क्वायर है तो यहाँ पर 4a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। सो ये आपको मिल गया वाई स्क्वायर प्लस 2a माइनस एक्स इंटू 8a स्क्वायर, यहाँ पर 2a था, यहाँ पर 8a स्क्वायर था, सो इंटू 4a कर देंगे, और यहाँ पर 1 में 8a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ पिक्चर बन जाएगी। ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों भाई, वाई स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर 4a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पर 8a स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली जो लोकस आएगा बच्चों वो कुछ ऐसा आएगा। आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4a हो जाएगा 8a स्क्वायर, और वो भी 8a स्क्वायर है। सो वाई स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिर मैं वही बोलूँगा बच्चों, क्योंकि मैं बड़ा घबराया हुआ रहता हूँ, मुझसे कहाँ कौन सी चीज़ छूट जाए मुझे नहीं ध्यान दिखती, आपको दिख जाएगी, कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम और कीजिएगा, इफ नॉर्मल्स, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचना पड़ता है कि कैसा सेंटेंस के रूप में बोलूँ। मैं क्वेश्चन तो बता दूंगा आपको, लेकिन वो प्रॉपरली बता दूं ताकि आप सिस्टमेटिक लिख भी पाएँ। तो प्रॉब्लम है साहब कि इफ डिस्टेंसेस ऑफ intersections of 3 normals from any point to parabola y square equals to 4ax from vertex of the parabola are in AP, then find locus of that point. I repeat the question. If distances of intersection points of normals drawn from any point to parabola y square is equals to 4ax from origin or from vertex of the parabola are in AP, find locus of that point। बच्चों वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए पहले प्रॉब्लम को समझ लीजिए तो ज़्यादा सुखी रहेंगे हम लोग। बच्चों क्या बोला यहाँ पर आपको, आपसे कहा है कि आपने किसी पॉइंट, आपने ये पैराबोला लिया बच्चों, पैराबोला लिया, इस पर आपने किसी पॉइंट से है आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये पॉइंट एक नॉर्मल आपने ये ड्रॉ करा और इस पॉइंट से एक नॉर्मल आपने ये ड्रॉ करा और सपोज कीजिए एक नॉर्मल आपने ये ड्रॉ किया, ये 3 नॉर्मल्स आपने ड्रॉ करे और ये रही बच्चों पैराबोला की एक्सिस।
जो कि है एक्स एक्सिस। अब ये जो तीन नॉर्मल्स थे भाई, एक नॉर्मल था पॉइंट ए पर, एक नॉर्मल था पॉइंट बी पर, और एक नॉर्मल था पॉइंट सी पर, और ये रहा पॉइंट बी जिसका लोकस आपको फाइंड आउट करना है। अब ये जो तीन नॉर्मल्स हैं इन्होंने पैराबोला की एक्सिस को कहाँ पर कट किया, मान लिया ए डैश पर, मान लिया बी डैश पर, और मान लिया सी डैश पर। इन तीन पॉइंट्स पर कट किया आपके पास में। अब ये जो डिस्टेंस है कहाँ से भाई, इफ डिस्टेंसेस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला फ्रॉम वर्टेक्स आर इन एपी। आपको डिस्टेंस कहां से लेनी है भैया, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। इफ डिस्टेंसेस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम वर्टेक्स आर इन एपी, आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो कहां से लेनी है बच्चों, इन तीन नॉर्मल्स की इंटरसेक्शन पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर या पैराबोला की एक्सिस पर, इन तीनों की डिस्टेंस आपको कहां से लेनी है, वर्टेक्स से। और ये डिस्टेंसेस काहे में बच्चों, एपी में है भाई, एपी में है मतलब तीन में से कोई दो डिस्टेंस, जैसे सी डैश मान लीजिए यहाँ पर। सो आपको दिख रहा है बच्चों कि तीन में से दो डिस्टेंस भाई वी सी डैश इज इक्वल टू कितना बच्चों, वी ए डैश प्लस वी बी डैश। भाई कोई तीन जो है आपके पास में साहब नंबर्स एपी में होते हैं, बस शर्त दो का सम अगर तीसरे के, दो का सम को डिवाइड कर दिया टू से तो तीसरे के बराबर होता है। सो उस बेसिस पर ये आएगा। पहले तो आप एक काम करें, जनरलाइज्ड मैनर में अगर आप देखें, जनरलाइज्ड मैनर में देखें तो साहब नॉर्मल की इक्वेशन होती है। अब जहां ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पर y जीरो होगा। भाई जहां कहीं ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे y जीरो होगा, y को जीरो कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे बच्चों, सो वो आपको मिल रहा है, आप आराम से चेक करिए, वो 2a प्लस m स्क्वायर मिल रहा है। भाई x कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा ये, और y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा ये। सो जैसे आप a डैश का अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो a डैश का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a डैश का x कोऑर्डिनेट होगा कुछ ये, और y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली जीरो होगा। ऐसे b डैश का अगर x कोऑर्डिनेट देखा जाए तो वो होगा ये, और y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली जीरो होगा, और c डैश का x कोऑर्डिनेट होगा ये, और y कोऑर्डिनेट ये होगा। अब वर्टेक्स इस पैराबोला का 0 0 होता है, तो a डैश की वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, और कुछ नहीं, जितना इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी डिस्टेंस होगी। भाई पॉइंट a डैश की वर्टेक्स से डिस्टेंस अगर निकालनी है तो आई कैन डिटरमाइन इन टू वेज, आइदर आई गो फॉर अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, और आई कैन से व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस। लाइकवाइज c डैश का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस होगी। सो उस बेसिस पर 2, अभी vc डैश की वैल्यू अगर देखा जाए तो इसकी v यानी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, 2a प्लस m3 का स्क्वायर, और वी ए डैश क्या बच्चों, 2a प्लस m1 का स्क्वायर, और ऐसे ही वी बी डैश क्या होगा बच्चों, 2a प्लस m2 का स्क्वायर। अभी 2a इंटू 2 4a हो जाएगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू m3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। ये आएगा, इससे आप 2m3 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को मैं बच्चों m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर माइनस अगर m3 स्क्वायर लिखता हूं तो मैं नहीं समझता कि आप में से किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए। आई कैन राइट इन दिस मैनर, भाई m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर है तो मैं उसे माइनस m3 स्क्वायर और m3 स्क्वायर जोड़ देता हूं, और ये इसको इधर ले आता हूं तो अगली स्टेप में बच्चों ये हो जाएगा 3m3 स्क्वायर। और रहा बात ये इसकी बात है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ये आएगा। और फिर भाई ये माइनस वाले को आप LHS पे ले आए, प्लस हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि अब तक तो आपको ये याद हो चुका होना चाहिए साहब। अब ये क्या आया था बच्चों, यहाँ से आपके पास में ये 3m3 स्क्वायर, 3m3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, RHS पर देखो तो बच्चों पहली वाली ब्रैकेट की वैल्यू तो 0 है, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये था आपके पास 2a माइनस h, 2a माइनस h अपॉन ए, कुछ यही है, यस यही है।
और फिर मैं m3 स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्या, इससे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a अपॉन 3a। यही कुछ होगा भाई। m3 का स्क्वायर 3m3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस h अपॉन ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया बच्चों, और ये आपके पास में आ जाएगा। और इससे m3 की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a अपॉन 3a, ये आपके पास में m3 की वैल्यू आ गई। अब m3 और कुछ नहीं बच्चों, इस इक्वेशन का रूट है। कौन सी इक्वेशन का? आपके पास में am3 स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इंटू m है और प्लस k इज इक्वल टू 0। यही था मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिएगा ये था कि नहीं था। ये क्यूबिक था मेरे ख्याल से ना, क्यूबिक, यस। सो a इसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a होल अपॉन 3a और इस पूरे की पावर 3/2। फिर बच्चों ये 2a माइनस h इंटू m3 की वैल्यू कितनी, अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a अपॉन 3a प्लस k और इज इक्वल टू कितना बच्चा, 0। अब आप चाहें तो इसमें से क्यू स्क्वायर रूट कॉमन निकाल दें। इसमें से स्क्वायर रूट अगर आप कॉमन निकाल देते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एच माइनस 2a अपॉन 3a आपने कॉमन निकाल दिया। बाकी आपके क्या पास में क्या बचेगा, a इंटू भाई इस 3/2 में से पावर हाफ चलेगी तो 1 बचेगी और ये 2 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a अपॉन 3a है, ये बचेगा। और प्लस बच्चों यहाँ पर बचेगा 2a माइनस h और इज इक्वल टू माइनस के, ये कुछ होगा। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वगैरह कर लें जितना कर सकते हैं, और बाद में फिर वही घिसी पिटी सी बात, h को x और k को y यानी कि जनरलाइज कर दे। भाई इन दोनों में से आपने इसको कॉमन निकाला, k में तो नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, तो k RHS पे जाकर माइनस का हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, आपने ये इस वाले को कॉमन निकाल दिया। अब आप चाहें तो स्क्वायर कर दें, इसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा ना, और यहाँ पर ये a से a कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये 3 है तो 6 से में से 4a जाएंगे, तो बच्चों ये तो जो था आपके पास में एज इट इज़, और इनटू में ये 6 से में से 4a जाएंगे तो बच्चों 2a बचेगा, और माइनस 3h प्लस 2h हो जाएंगे माइनस h और होल अपॉन 3 ये, और इज इक्वल टू माइनस के। अब आपको छोटा सा काम ये करना है कि दोनों बाजू स्क्वायर करना है और बाद में जनरलाइज्ड करना है।